अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं न्यू साइकोलॉजी का कोर्स साइकोलॉजी 610 जो कि न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है, उसका लेसन नंबर 23 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस लेसन नंबर 23 से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इससे लेसन नंबर 23 से लेकर 45 तक फ़ाइनल में क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है, तो इसमें लेसन नंबर 23 में हम नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि जो नियोनेट होता है यानी अभी नौज़ायदा जो बच्चा है उसकी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका ब्रेन ग्रो और डेवलप कैसे करता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, ये इसमें स्टूडेंट को समझ आ जाएगी कि इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ की फ्रॉम इंट्रा यूट्रीन टू नियोनेट स्टेजेस, यानी जो अभी बच्चा यानी दुनिया में नहीं आया, पैदाइश से पहले जो इंट्रा यूट्रीन उसकी लाइफ है, यूट्रीन के अंदर मदर की यूट्रीन के अंदर की लाइफ से लेकर जो अभी बच्चा पैदा हुआ है नौज़ायदा, उसकी जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ है, वो इसका समझाने का अहम मकसद पढ़ाने का यही है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को ये सब बातें पता चल जाएंगी। अब लास्ट लेसन जो था यानी लेसन नंबर 22, उसमें हम कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस को पढ़ा था हमने जो कि अफेक्ट करते हैं नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट को। ठीक है, तो उनमें से हम कुछ अब इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे नंबर फर्स्ट पे ऑक्सीजन लेवल। ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए जो है ऑक्सीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब ब्रेन सेल्स को जो है पैदाइश से पहले भी ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की, और पैदाइश के बाद ऑनवर्ड लाइफ पूरी लाइफ के दौरान भी उसको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फुल जो है मदर पर रिलाई करता है, डिपेंड करता है। कोई भी नॉर्मल लेवल उसे ना मिल पाए अगर ऑक्सीजन का, तो उसका जो ब्रेन ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मदर जो है उसको लास्ट ट्राइमेस्टर यानी जो उसका लास्ट प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है उसके दौरान उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो क्या होता है कि फ़ीटस को हाइपोक्सिया का जो है वो सामना करना पड़ता है। यानी हाइपोक्सिया क्या, फ़ीटस जो है उसे लो ऑक्सीजन लेवल मिल रही है। अगर मदर में जो है ब्लड सर्कुलेशन फॉल्टी है तो क्या होगा कि जो ब्रेन एरियाज़ वो वाले डैमेज होंगे बच्चे के, जो कि हार्ट डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और एनीमिया भी। ठीक है, तो ये बच्चे में प्रॉब्लम आएंगी अगर मदर की ब्लड सर्कुलेशन फॉल्टी है तो। ठीक है, और साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी बच्चे की होगी। वाई, ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में फ़ॉल्ट आ रहा है, तो मेंटल का इसमें क्या ताल्लुक़ है। तो न्यूरॉन्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अगर जब उन्हें खून नहीं मिलता तो वो डाई ऑफ हो जाती हैं, जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वो अपनी फंक्शनिंग छोड़ देती हैं। अब प्रीनेटल मोटर एक्टिविटी क्या है दूसरे नंबर पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एविडेंस देखा गया, इस बात का सबूत मिला है कि यूट्रस में अगर जो है फ़ीटस की जो है मदर के यूट्रस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड एक्टिविटी हो तो क्या होता है कि फ़ीटस के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसकी जो है पाथवेज़ और मस्कुलर कनेक्शन ज़्यादा होंगे, इस बात का हमें सबूत मिला है और रिसर्च की गई है कि एम्ब्रियो जो फ़ीटस है वो मदर के लुलाबीज़ और वॉइस को रिस्पॉन्ड करता है। यानी वो फ़ीटसेस, वो बच्चे जो कि प्रीनेटल पीरियड के दौरान स्टिमुलेट हो गए थे मदर के यूट्रस में, जब वो पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं उन बच्चों की निस्बत जो स्टिमुलेट नहीं होते ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे मदर की लुलाबीज़ और वॉइस सुनते हैं। लुलाबीज़ क्या होती हैं, जो माँ जो है वो गोद में लिटाकर बच्चे को पोइम या कुछ भी सुनाती है तो उसे हम कहते हैं लुलाबीज़। ठीक है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बच्चा जो कि जिसको स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा मिली, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो कि प्रीनेटल मोटर एक्टिविटी के दौरान थी, तो होता क्या है कि वो बच्चा ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होता है। अब ड्रग्स जो होती हैं, प्लेसेंटल बैरियर जो है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। प्लेसेंटल बैरियर क्या था कि जो मदर का यूट्रस है उसके और बच्चे के जो है दरमियान जो बैरियर लगा हुआ है ताकि कोई पॉइजनस या वेस्ट मटेरियल बच्चे की तरफ ना जाए, उसे हम प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। तो लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के दरमियान से भी गुज़र जाते हैं।
1960 में ये डिस्कवर हुआ कि था कि जो ड्रग्स जो कि फ़ीटस को नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सीरियस डिफ़ॉर्मिटीज़ यानी बाद में बच्चे की कई जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब थैलिडोमाइड जो था, थैलिडोमाइड ये फर्स्ट ड्रग जो है पाई गई, फाउंड की गई कि जो जिसे हम कहते थे कि ये टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट पैदा करती है। टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट वो होते हैं जो कि जो है मदर और चिल्ड्रन के जो यानी अब जब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से लेकर यानी प्रीनेटल जितना भी पीरियड है, पोस्टनेटल से पहले बच्चे की पैदाइश से पहले जो उसके अंदर अफेक्ट होते हैं मदर के स्टमक में, उन्हें हम कहते हैं टेराटोजेनिक अफेक्ट। इस सीडेटिव को जो है मदर्स को पहले यानी जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था तो फर्स्ट 3 मंथ्स के दौरान मदर्स को दी जाती थी। तो हुआ क्या कि वो जो एम्ब्रियो होता था वो ग्रो करने में उसके डिफ़ॉर्मिटीज़ मुश्किलात दरपेश आती थी। इसी तरह मॉर्फिन, हीरोइन, अल्कोहल, निकोटीन, कोकेन और टोबैको ये तमाम ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि बच्चे को अफेक्ट करती हैं या उसके जो है टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलेशन क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर जो है ऑर्गन और मसल को एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं मिली तो वो नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेंसरी जब डेप्रीवेशन हो जाती है तो इरिवर्सिबल डिफेक्ट्स पैदा होते हैं ब्रेन की ग्रोथ में, ठीक है। रिवर्सिबल यानी जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ह्यूबल और वीज़ल ने क्या किया था, उन्होंने न्यू बॉर्न किटन ली और यानी अभी जो कैट के छोटे से बच्चे थे उनकी आइज़ को जो है क्लोज़ कर दिया था। एक आंख को क्लोज़ रखा, दूसरी को ओपन रखा, यानी मोनोक्यूलर डेप्रीवेशन क्रिएट करने के लिए। यानी हमारी जो आंखें होती हैं वो बाइनोक्यूलर होती हैं, लेकिन जो एक आंख से देखते हैं उसका मोनोक्यूलर विजन बनता है। तो उन्होंने ये देखा कि विजुअल स्टिमुलाई जो था उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ था, बेशक उसमें मोनोक्यूलर रिस्पॉन्स था, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट में किटन्स जो था उनको एक डार्क रूम में रखा गया बर्थ पैदाइश से लेकर, ठीक है। और जब चेक किया तो पता चला कि जो उनकी विजुअल पाथवेज थी वो एट्रोफी का शिकार हो चुकी थी, यानी वो तबाही की तरफ जा चुकी थी, टूट फूट का शिकार हो चुकी थी विजुअल पाथवेज। सिमिलरली जो विजुअल कॉर्टिकल ब्रेन एरियाज़ होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, ब्लाइंडनेस क्रिएट करते हैं। अगर जो है उसका जो फंक्शन है उसको आप ख़राब कर दो या उसमें कोई चेंजिंग पैदा कर दो तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट जो है अब ये एक इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए ये एक अहम चीज़ है। रोज़नवीक जो था उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बहुत ही इन्वायरमेंट इनरिच्ड लिया, उसमें रैट्स को उसने जो है पाला। अब वो इन्वायरमेंट कैसा था जी, ज़्यादा सारे टॉयज़ थे, उसमें झूले थे, लैडर्स थी जिन पर वो चढ़कर खेल सकते थे, ठीक है। उसने फिर जब ये चीज़ें मुहैया कर दी तो उसने क्या किया, उन रैट्स के ब्रेन्स निकाल लिए, ठीक है, और कई पार्ट्स को मेजर किया। अब उसने ये नतीजा निकाला कि वो जो रैट्स थे उनका ब्रेन वेट इंक्रीज़्ड था नॉर्मल रैट्स के मुकाबले में, स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जिनका सेरिब्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा लेयर्ड वाला या वेटेड होता है उनकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। बी जो था उसने नोट किया कि कॉर्टिकल टिश्यू बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, न्यूरॉन्स का साइज़ बड़ा हो गया था, ग्लियल सेल्स बड़े हो गए थे, डेंड्राइटिक स्पाइंस जो थी वो ज़्यादा हो गई थी और ब्रेन की जो केमिस्ट्री थी यानी एंजाइम एक्टिविटी वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ग्रीनफ और कॉलीग्स ने ये रिपोर्ट किया कि जो रेट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में रेस करते हैं उनकी डेंड्रिटिक स्प्राउटिंग ज़्यादा होती है, यानी वो जो रेट्स जिनको इनरिच्ड इन्वायरमेंट दिया गया ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट इनको कौन सा इन्वायरमेंट दिया गया, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट जिनमें इनको चीज़ें मैसर नहीं आती थी, ठीक है। तो इनका क्या होता था, इनकी डेंड्राइट स्प्राउट तबाही की तरफ चली जाती थी और इनको जो है माइल्डली अगर स्टिमुलेट कर दिया जाए तो वो ये रिस्पोंड करना छोड़ देती थी, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन क्या है, इन्वायरमेंट एक्सट्रीमली बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्सटर्नल, ठीक है, बट ओनली ड्यूरिंग द पीरियड्स इन विच इट इज़ नीडेड टू बी प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी सिर्फ़ और सिर्फ जो वो बच्चे को जब ज़रूरत है उन चीज़ों की उस दौरान जो है इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं तब उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ना ही उसे कोई रिपेयर का इफ़ेक्ट पड़ता है, ना ही उसे कोई और मज़ीद अफ़ेक्ट पड़ता है।
करता है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा चैप्टर लेसन नंबर 23, जिसमें हमने पढ़ा कि मदर का जो है वो अगर ऑक्सीजन लेवल या पोस्ट नेटल मोटर एक्टिविटी ये सब अगर ना हो बच्चे पर जो है उसके माइंड लेवल, उसकी ग्रोथ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ये आज हमने लेसन नंबर 23 में पढ़ा। और मैंने इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें।